वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो सेशन था हमारा, जो लेक्चर किया था हमने, उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी 6.1 और साथ ही मैंने आपको समझाया था कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी बताई थी, उसका तरीका बताया था कि कैसे पता चलता है कि दो शेप जो है वो सिमिलर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, अब इस सेना के चैप्टर में इसी कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। ठीक है, जिसके अंदर हम पहले देखेंगे कि सिमिलरिटी जो है वो प्रूफ कैसे की जाती है, क्या रीज़न है। हमने क्या देखा कि जैसे आपने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में ये कहना कह रहे फिल इन द ब्लैंक किया था, जिसमें बोल रहे थे कि कोई भी पॉलीगॉन जो है, जैसे देखो ये रहा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स के अगर दो पॉलीगॉन लेते हैं तो वो सिमिलर होते हैं कब, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो अब ये जो एंगल के इक्वल होने की और कहना साइड्स के प्रोपोर्शनल होने की, ये चीज़ें अगर हमें प्रूफ करनी आ गई तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई, अगर ये दोनों चीज़ प्रूफ हो रही है तो मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब इनको प्रूफ कैसे करें, तो वही आप हमें बताना है, ये अपन अभी पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड में एग्ज़ाम के अंदर जब भी ये पूछा जाता है तो पूछ सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT के नाम से भी जाना जा सकता है इसको, कि इसके है ना कि ये थ्योरम समझाइए, या फिर बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। उनका नाम है थेल्स, ये भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके अंदर को मैथ में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने ही ये क्या किया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बनाई है। ठीक है, तो उनके थ्रू है ना कह रहे हम ये जानेंगे कि कैसे है ना कह रहे रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, एंगल्स जो है वो इक्वल करने पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा भी देख सकते हैं। चलो देखते हैं। तो जैसे कि थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम में लिखा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर इसको, चलो मैं डायग्राम के रूप में बताता हूँ, वैसे तो ये आपके साइड में मैं रखूँगा डायग्राम को, लेकिन मैं खुद बना के आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले चलो अपन करते हैं, जैसे कि मैं डायग्राम देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखो कि एक मैंने क्या किया, ट्रायंगल बनाया। ठीक है, थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं ओके। अब इसको क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं ABC। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इन तीनों साइड में से किसी एक साइड की पैरेलल हो, तो मान लेते हैं BC जो साइड है उसकी पैरेलल है ये लाइन, ठीक है, वो ड्रॉ करनी है, और वो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो बाकी की दो साइड, अब ये इसके लाइन के पैरेलल है, BC के अगर पैरेलल है वो लाइन, तो बाकी इसके अलावा दूसरी दो साइड कौन सी है, AB और AC, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, तो ये रही ऐसे। तो इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं D, इसको दे देते हैं E। तो ये क्या कर रहा है इनडायरेक्टली, ये लाइन जो है ये BC के पैरेलल है, ऑब्वियस है, क्वेश्चन में साफ लिखा है, और कह रहे हैं कि ये क्या कर रही है, AB और AC को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो AB को तो कर रही है D पे और AC को कर रही है E पे, ये हमने नाम दिया, ये कुछ में नहीं था। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये जो रेशियो बनेगा, रेशियो किसका, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो मैं इसको लिखता हूँ, मैं आपको अच्छे से स्टेप वाइज लिखवाता हूँ ये चीज़ कि क्या है। सबसे पहले याद रखना, जब भी ये प्रूफ की चीज़ें आती है ना, तो इसमें सबसे पहला पार्ट तो यही होता है कि स्टेटमेंट जो है, थ्योरम जो है वो लिख दो एज इट इज़। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखोगे कि भाई सबसे पहली चीज़ कि DE इज़ पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि हमने एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल लाइन खींची है। ठीक है, तो ये DE जो हमने BC के पैरेलल खींची है। अब हम क्या लिखेंगे, तो ये तो हमारा हो गया गिवन, इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या लिखेंगे हम। बाकी तो सभी को पता है कि हाँ यहाँ पे दो ट्रायंगल के नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ADE ये वाला ट्रायंगल, और एक बन रहा है ABC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब अपन क्या करते हैं, सीधा गिवन के बाद क्या लिखा जाता है, गिवन के बाद लिखा जाता है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है हमें कि भाई जब DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है, जब DE जो है वो BC के पैरेलल है तो हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, इसको समझो जरा, ये लिखा क्या है मैंने, AD
ये पार्ट अपॉन डी बी। तो इन दो साइड का ये क्या बना, रेशियो। वो रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी, इस साइड दोनों पार्ट के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं। ऐसे तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि कैसे प्रूफ करना होगा, तो हमें एक छोटी चीज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना पहले उस चीज़ को कि डी से ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक बार इन सबको भूल जाइए, केवल इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपके स्क्रीन के सामने, ए डी ई ट्रायंगल को। ए डी ई ट्रायंगल एक तरह से देखे तो बिंगो मैड एंगल जैसा नहीं है, जिसको हर तरीके से घुमाओ सेम ही एंगल बनता है, सेम ही ट्रायंगल बनता है। तो बस यहाँ से क्या करना है आपको, डी से एक लाइन खींचनी है, और वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो ए ई के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना है। परपेंडिकुलर समझते हो, 90 डिग्री बना है। इस तरीके से आपको एक लाइन खींचनी है, और उसको नाम दे दो आप यहाँ पे डी एम, ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा एम। इसी तरीके से सेम आपको क्या करना है, ई से उसके ऊपर 90 डिग्री का बनाना है, ठीक है, और उसको नाम दे दो ई एन, वो पॉइंट हो जाएगा एन, और इधर ये है एम, ठीक है। अब सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना है, आपको इस बी पॉइंट को ई से जोड़ देना है, और डी पॉइंट को सी से जोड़ देना है, ठीक है। अब ये करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस चीज़ को। आपने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, ये देखो मैंने लिखवाए थे, ये मेरा वो पुराने लेक्चर का ही पेपर है। वहाँ मैंने आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था, और मैंने उसमें है ना प्रॉपर्टीज़ भी डाल रखी है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे पता चलता है ऑब्ट्यूस है। तो एक्चुअली एक्यूट क्या होता था, जब भी कोई एंगल जो है वो लेस देन 90 है तो एक्यूट, अगर एंगल जो है वो इक्वल टू 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर कोई एंगल है और वो ग्रेटर देन 90 है तो वो ऑब्ट्यूस कहलाता है। तो प्रैक्टिकली देखो, ऑब्वियस है, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें ये बेस है, लेकिन देखो ये 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये कुछ ऐसा चौड़ापन दिखेगा इसमें, है ना, ये थोड़ा फैला हुआ दिखेगा इस तरीके से। ओके, तो अब आप मेरे को जरा ये बताओ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हाइट कैसे देखी जाती है, किसी भी ट्रायंगल में हाइट कैसे देखते हैं। हाइट हम मेरे हिसाब से तो यही होता है कि अगर ये आपका ज़मीन है, ये आपका बेस है, ये आपका ग्राउंड है, और ये आपका टॉप है, तो टॉप को अगर सीधा नीचे डाल दें, टॉप को सीधा नीचे डाल दें, मतलब जैसे एक इंसान की भी हाइट देखेंगे, दीवार की भी हाइट देखेंगे, छत की हाइट देखेंगे, या किसी की भी कोई भी चीज़ हो, किसी की भी हाइट देखनी हो, तो हम हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हमेशा डायरेक्टली नीचे किसी चीज़ को है ना पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो वो हाइट हमेशा क्या देखी जाती है, एकदम परपेंडिकुलर देखी जाती है बेस से हाइट, ठीक है, ये याद रखना। और नोट करो, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी जो हाइट बनेगी वो उसके अंदर नहीं बन के बाहर बनेगी, जबकि इसी की जगह मैं अगर ऐसा बोलता, मैं अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता, तो उसके वो टॉप की जो हाइट होती वो आपके अंदर बनती, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ये डिफरेंस है, और है ना ऑब्ट्यूस का ये है। ऑब्ट्यूस में हमेशा हाइट का बनती है, बाहर बनती है। ये मैं एनिमेशन के रूप में भी डाल दूंगा अभी स्क्रीन पे, आपके पड़ोस में आ रहा होगा, देखो मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये ऐसा तरीका है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या करें, कंस्ट्रक्शन, तो जरा मैं लिख ले रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया उसी को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं कि ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है, ये कर दिया। और जॉइन B to E एंड D to C, ठीक है, ये कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, प्रूफ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। आप इस वीडियो को जितनी बार देखोगे आपको एग्जैक्टली सब कुछ क्लियर होता जाएगा और सब समझ आएगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान है, केवल एक वर्ड दिमाग में रखना है, और वो क्या, आसान है। हाँ, तो अब समझो क्या हो रहा है, करना क्या आपको। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, मैंने तो परपेंडिकुलर बनाए हैं, और मैं आपको लिख के बोल देता हूँ, जब भी किसी भी ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर दिख जाए तो आंखें बंद करके अगर आपको कोई बोले कि उसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गेट इट, सबको पता है, ठीक है।
सभी जानते हैं। तो क्यों ना मैं ऐसे करता हूँ, एक ट्रायंगल उठाता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रायंगल कितने दिख रहे होंगे, ये जो मैंने ब्लू लाइन जो पेन से मैंने कंस्ट्रक्शन किया इसे हटा दो तो फिर आपको 2 ट्रायंगल ही दिख रहे होंगे जहाँ तक मेरे को भी लग रहा है। वो कौन से हैं, एक तो है ADE और एक है हमारा ABC, एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, है ना। 2 ही है ट्रायंगल, और तो कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या किया, ADE ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालने की सोची। ADE ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालने की सोची, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट करके ऐसे लिख दो कि AD इज बेस। तो अगर AD को बेस माने, ध्यान से देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पेपर को गोल गोल ऐसे कैसे भी घुमाता हूँ तो देखो आपके सामने मैंने इस पेपर को ऐसे घुमाया है, तो अब जरा ध्यान से देखो AD को अगर बेस माना है मैंने, ये देखो कुछ लग रहा है ऐसा, है ना। AD को बेस मानते हैं तो क्या हो रहा है, तो हाइट कौन बन रही है, NE या EN बोल सकते हो आप इसको। तो इनडायरेक्टली अगर मैं ADE ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो बेस और हाइट चाहिए होती है एरिया निकालने के लिए, तो हाफ इंटू बेस है AD और हाइट है उस ट्रायंगल की EN। अब समझ आया मैंने वो क्यों बताया था, क्योंकि हमेशा याद रखना किसी भी ट्रायंगल की हाइट निकालनी होती है तो एक तो चाहिए होता है बेस जिसके ऊपर हम हाइट को गिरा सकें, और दूसरा चीज टॉप चाहिए होता है उस ट्रायंगल का। तो टॉप तो हमेशा वही होता है, ठीक है, उस साइड के जस्ट अपोजिट वाला जो कहना वर्टेसेस होता है वही उसका टॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको है ना ऐसे रोटेट करूँ तो ध्यान से देखो AD अगर बेस है तो उसके सामने वाला है ना कह रहे पॉइंट कौन है, E वर्टेक्स है। E वर्टेक्स यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टॉप का काम कर रहा है, तो उसकी हाइट यहाँ पे होगी EN, ठीक है। तो इसलिए AD को बेस माना जाए तो आपका एरिया निकल के आता है AD बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी है EN। अब एक और तरीका है इसमें अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसी तरीके से। क्या, अब जरा मेरे को ये बताओ, ये सेम हाइट जो आपको दिख रही है ना NE, अब मैं अगर इसको फिर से इसी तरीके से ऐसे टेढ़ा करता हूँ तो ध्यान से देखो ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये एंगल बन रहा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये मैं डायग्राम आपके इधर साइड स्क्रीन पे इधर रख रहा हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हो कि ये एक तरह का जो, अब इसका नाम बता रहा हूँ कौन सा है, EDB। ये जो ट्रायंगल बन रहा है EDB, इसके अंदर ये देखो कितना बड़ा एंगल है, ये 90 से ज़्यादा ही है। प्रैक्टिकली सोचो अगर 90 होता तो ये सीधी जाती लाइन, है ना, ये जो BD है ये सीधी जाती है, ऐसे 90 डिग्री होता तो ये ऐसे टेढ़ी जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ। और मैंने अभी आपको बताया था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का है ना कि हाइट का बनता है, बाहर बनता है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का टॉप कौन है, E है, और E से कौन एक ही हाइट जा रही है जहाँ तक मुझे दिख रही है, और वो क्या है EN। तो इसका मतलब ये EN जो है ये ना कि ADE का हाइट है, ये बशर्ते ये और किसका है, ये EDB का भी हाइट है, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर कोई मेरे को बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अगर कोई बोले कि BDE का एरिया निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा वहां पे बेस का काम कर रहा है हमारा BD, जिसको आप DB भी बोल सकते हो, और हाइट का काम कर रही है वहां पे EN, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये करने के बाद सेम टू सेम मैं इसको ऐसे करो, आप इसको इक्वेशन दे ही दो, ये 1 ये 2। अब सेम ऐसा एक और तरीका करते हैं, सिमिलरली लिख के भी आप कर सकते हो उसे, कि अब वापस से ट्रायंगल लो ADE, वापस से आपने ट्रायंगल लिया ADE, और अब की बार ब्रैकेट में मैं क्या लिखता हूं, AE इज अ बेस। अब की बार बेस किसको लिया हमने, AE को लिया है। अब करते हैं हम इस तरीके से, ऐसे मोड़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हमारा AE क्या है, बेस है, तो अब हमारा ट्रायंगल यहाँ पे वो का वही है ना, ADE ट्रायंगल तो वही है, लेकिन अब की बार बेस कौन है, AE। तो ये बेस है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या वर्टेक्स जो होता है वही कहलाता है टॉप, है ना, इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पे अब की बार अब D क्या है, वर्टेक्स है इसके टॉप का, तो उससे हम बोलेंगे पॉइंट हाइट, ठीक है। तो उसके है ना हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे DM, दिख रही है, उसकी हाइट क्या होगी DM, ओके। तो इसका एरिया कैसे बनेगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा AE और हाइट हमारी हो जाएगी
डी एम, इसको इक्वेशन दिया 3। अब अगला क्या है, तो मेरे हिसाब से शायद कुछ स्टूडेंट्स या मेरे हिसाब से सभी को एक चीज़ तो हिंट मिल रहा होगा कि अब अगला क्या ट्रायंगल मैं उठा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बी डी ई उठाया तो ऑब्वियस है उधर जो है हमारा इस साइड को मेन मानते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, डी ई सी को। देखो तुम्हें मैं अब एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पता चलता है कि कौन सा ट्रायंगल उठाना है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद सिंपल सा है, जो आपको रेशियो बनाने हैं, एक चीज़ याद रखना, लाइफ में किसी भी चीज़ को पाना है ना, ठीक है, तो उसके रास्ते को देखने के लिए आपको सबसे पहले टारगेट क्लियर करना पड़ेगा कि मेन आपका गोल क्या है। तो अपना मेन गोल क्या है जो प्रूफ करना है, वो क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब नोट करो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ये पूरा लिया। क्यों, क्योंकि ये हाइट उसके अंदर आ रही थी दोनों, और उसके अंदर मेरा ए डी जो है वो कवर हो रहा था, तो ए डी मेरे को चाहिए था, इसलिए मैंने वो वाला बेस के लेके पूरा ट्रायंगल उठाया। फिर मेरे को डी बी चाहिए था, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल उठाया, क्योंकि डी बी के साथ में तो ये एक ही ट्रायंगल बन रहा है और तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा था, ठीक है। इसी तरीके से ए ई चाहिए था, तो मैंने उसके लिए भी ये वाला पूरा ट्रायंगल उठाया, तो ए ई आ गया, और बेस ले मैंने हाइट क्या ले ली, डी एम। लेकिन अब मेरे को ई सी चाहिए, ये ई सी, तो ई सी के साथ तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है डी ई सी, ठीक है। तो आप जो प्रूफ कर रहे हैं उसको देखोगे और उससे ये देखोगे हमें उठाना ही ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल आपको सेलेक्टेड अपने आप पता चल जाएंगे। ऐसे तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने के बाद बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन मेन बेस को और मेन है ना कह रहे इस पैरेलल लाइन को जॉइन में करके देखें तो आपको सेलेक्टेड ट्रायंगल ही दिख जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो इसलिए अब मैं इसका नाम लिखता हूँ और ज़रा इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो अब इसका है क्या वैसे, तो ये लिखेंगे हम सी ई डी, ठीक है। तो हाफ इनटू, अब जरा उस डायग्राम को पलटते हैं और देखते हैं भाई उसमें क्या है, उसमें ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बन रहा है। तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं ई सी ये लेता हूँ बेस, तो ये आपका जो डी ई बन रहा है, ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, सी डी ई, ये रहा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। इसके अंदर ये बेस अगर लेते हैं और ये अगर हमारे यहाँ कह रहे साइड दूसरी है, तो ये देखो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस ही है, 90 से तो बढ़ा ही जा रहा है, और ऑब्वियस है फिर तो इसकी हाइट कहाँ होगी, ये बाहर होगी। तो देखो इस बेस को अगर आगे एक्सटेंड करूं तो आपकी हाइट क्या बनती है, डी एम, और बेस क्या है, ई सी। याद रखना ये बहुत से लोगों का मिसकंसेप्ट होता है ना, कि वो क्या सोचते हैं कि अगर भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट बार बनती है तो बेस भी उसके हाइट के पॉइंट से पूरा जाता है। ये पूरा नहीं होता है, बेस तो केवल ट्रायंगल के अंदर अंदर का ही लिया जाता है, इसी को बेस माना जाता है, लेकिन हाइट जो है वो बाहर बनाई जाती है, क्योंकि वो कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे बेस का काम तो करेगा हमारा सी ई, और हाइट का काम कौन करेगा, तो हाइट बन जाएगा डी एम, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। अब क्या करना है, तो अब ध्यान से देखो, अब अपन और क्या क्या कर सकते हैं, चलो ऐसे करते हैं, रेशियो तैयार करते हैं। अब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं पहले तो, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे बाय डिवाइडिंग, आप चाहो तो मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिखा, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बाय डिवाइडिंग 1 2 बाय 2 बाय डी, है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। और नीचे साइड क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और नीचे हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। तो नोट करो ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये तो आपका बन के आया ए डी अपॉन बी डी। तो देखो कुछ हद तक आपको कुछ चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए थी, ए डी अपॉन बी डी या डी बी बोल सकते हो, है ना, एक चीज़ तो दिख गई मेरे को। अब चलो इसी तरीके से दूसरा भी करते हैं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं, तो ये आपको क्या ला के देगा ज़रा देखते हैं। तो ए डी ई और एरिया इस ट्रायंगल में है हमारा सी ई डी, अब हाफ इंटू क्या है हमारा यहाँ पे ए ई इंटू डी एम, और नीचे क्या है हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये बना आपका ए ई अपॉन ई सी। इसको भी मैं ऐसे करेक्ट करके लिख देता हूँ, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। अब जैसे कि आपके एनसीईआरटी में इन दोनों को क्या किया, इन्होंने इक्वल बता दिया है, तो वो बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, क्या कि सिंस
ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी या फिर सी ई डी, कुछ भी बोलो, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब ये मैं बताता हूँ आपको, एक रिकॉल करवाता हूँ जरा, आपको पता चलेगा कि 9th क्लास में आपने शायद ये सुना होगा। 9th क्लास में ये था कि जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी दो पैरेलल लाइन बनती है, जब भी दो पैरेलल लाइन बनती है और सेम बेस से कोई दो ट्रायंगल निकल के आते हैं, ये पैरेललोग्राम वाला चैप्टर है मेरे हिसाब से, शायद आपको याद आ रहा होगा, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी ट्रायंगल बना दूं, नोट करो बेस वो का वो है, नेमिंग कर देता हूं ए बी और उधर दे देता हूं सी डी ई एफ। तो नोट करो पैरेलल लाइन क्या है, ये जिसको मैं क्यू आर नाम दे देता हूं, और ये ए बी, इसको मैं चलो नाम दे देता हूं एक्स वाई। तो क्यू आर और एक्स वाई दोनों पैरेलल है और ए बी जो है वो बेस है, ठीक है, और उसी बेस से ट्रायंगल निकल रहे हैं हमारे, एक तो सी ए डी, एक डी ए बी, और ये ना कह रहे ई ए बी और एफ ए बी। ध्यान से देखो बेस सेम है और दोनों के दोनों इस तरीके से निकल रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो याद रखना 9th में हमने ये प्रूफ किया था और ये पढ़ रखा है हमने कि सेम बेस से और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, कॉमन पैरेलल लाइन के बीच में जो जितने भी ट्रायंगल आते हैं वो सबका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ ए बी। याद रखना, यही रीज़न है कि हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं स्टेटमेंट कि सिंस हमारे दो ट्रायंगल जो है वो सेम बेस पे है और सेम है ना कह रहे पैरेलल लाइंस के आ रहे हैं, है ना, बिटवीन आ रहे हैं। अब ये कैसे पता चला, तो देखो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये देखो डी ई और बी सी दोनों पैरेलल है, मानते हो, ये अभी मैंने, ये तो अपन को गिवन है, पहले से पता है, ठीक है। और उसी बेस, ये जो डी ई दिया है उसी बेस से देखो एक ट्रायंगल, एक लेना ऐसा बन रहा है डी सी ई, दिखा, डी सी ई, और दूसरा बन रहा है डी बी ई, ये देखो बन रहा है। तो अब ये दोनों ही ट्रायंगल है और दोनों ही सेम बेस पे बन रहे हैं और दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, तो क्या इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा, होगा। तो लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब आप खुद सोचो कि जब हमने ये रेशियो बनाए तो इन दोनों रेशियो में न्यूमरेटर देखो दोनों में क्या है, सेम ही तो है, एक ही ट्रायंगल का तो एरिया है ये दोनों, भली हमने अलग अलग बेस लेके लिया तो क्या हुआ, ट्रायंगल तो सेम ही है तो एरिया तो सेम ही होगा। और दोनों में जो डिनोमिनेटर में जो तो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं दोनों में वो भी तो इक्वल है। तो जब तो है ना कह रहे दो फ्रैक्शन में अपर पार्ट भी इक्वल है, मतलब कि न्यूमरेटर भी इक्वल है और दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो क्या पूरे के पूरे फ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे। तो हैंस इस हिसाब से इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूँ 5, इसको 6 और इसको 7। तो इन है ना, तो अपन ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम है ना कह रहे 5, 6 एंड 7 we get AD upon DB is equal to AE upon EC। समझ गए, यही तो प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन ऐसा होता है इसको अप्लाई कैसे करना है, ये तो हमने कर दिया, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल प्रूफ करवाता हूँ, आपको बताता हूँ उसको सॉल्व करके, तो ये अपन फिर इसको यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये रहा फर्स्ट मतलब है ना 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं अपन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है उसके अंदर डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये देखो लिखा है, ठीक है। तो आपको ये जो इसके अंदर दिख रहा है ई सी, कहाँ है ई सी, देख सकते हो कहीं पे, ये रहा ई सी, ये पार्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट में यह पार्ट आपको फाइंड करना है और गिवन क्या क्या है, एक तो दिया है ए डी 1.5, डी बी दिया है 3, ए ई दिया है 1 सेंटीमीटर और ई सी आपको निकालना है। तो ये कुछ आसान नहीं हो गया, देख सकते हो आपके पास में पड़ा रेशियो,
ठीक है, कितना सिंपल हो गया। ए डी आपको दे रखा है तो ये लो 1.5 है ना, डी बी आपको दे रखा है 3, इसी तरीके से आपको ए ई कितना दिया है 1, और ई सी आपको निकालना है। अब मेरे हिसाब से ये तो कोई भी कर लेगा, है ना, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। रेशियो में है ना, मतलब 1.5 है, डेसिमल हटाते तो नीचे क्या आ जाता है 0, है ना, जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होते हैं उतने नीचे जीरोज आ जाते हैं, है ना। नीचे अगर एक 0 हटाएंगे तो 10, 2 हटाएंगे तो है ना कैरेट 100, ऐसे डाल देते हैं। अब मैं 3 × 10 लिखूँ या 30 लिखूँ एक ही बात है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 30 लिख दिया। अब तो क्या बना 15/30 इक्वल टू 1/AC। अब क्या करें, तो 15 1 जा 15 2 जा। अब ये जो 2 है वो उधर जाएगा क्रॉस के अंदर और ई सी इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 1, ये 1 था इसका, ये देखो इनटू ई सी, और उधर साइड भी 1 था ये, और वो 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो इनडायरेक्टली ई सी की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, और ये किस में था सेंटीमीटर में आया। तो ये मैंने आपको बताया एप्लीकेशन, तो कैसे इसको अप्लाई करना है, यूज़ करना है। इसको डिटेल में मैं अपने लेना जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर 2, ये लेक्चर 2 नहीं था एक्चुअली, ये मैंने केवल और केवल एक थ्योरम को एलेबरेट किया है, एक्सप्लेन किया है एक छोटे से वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।